आज मैं डिस्कस करूंगा सीनियर अकाउंटेंट जॉब के लिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं बेसिकली, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जॉब में हैं और जब आप किसी बड़ी एमएनसी में या कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके सामने जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जिन चीज़ों की आपको प्रिपरेशन करके जाना है उस पर आज की मेरी ये क्लास टोटली डेडिकेटेड है और मैं आपको ओवरऑल कंप्लीट सारे जो फील्ड हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो टीडीएस या टीसीएस के कंप्लायंसेज हो, या फिर आरओसी की जो कंप्लायंसेज हैं, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में, तो उसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं बिना देरी किए। यहाँ पर सीनियर अकाउंटिंग जॉब इंटरव्यू के अंदर आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करके जाना है और क्या क्या चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंटिंग से रिलेटेड। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आपको अकाउंटिंग ऑल 365 डेज करनी होती है, जहाँ पर आपको रूटीन वर्क करना होता है। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस की जो सेल परचेज होती है, जो सेल परचेज रिटर्न होते हैं। देखिए, सेल परचेज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बिजनेस ही इसी के लिए होता है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, खरीदना और बेचना। और कई बार खरीदने बेचने के बाद हमें किसी न किसी वजह से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है। तो उस केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के जो कंप्लायंसेज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जीएसटी के सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमने टाइमली डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाया नहीं बनाया। क्योंकि जब दो पार्टियां आपस में इंगेज्ड होती है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कंप्लायंसेज में, जैसे सप्लायर है साहब, किसी सप्लायर ने कोई सप्लाई की और इधर आपका रेसिपिएंट है। अब रेसिपिएंट, सप्लायर अपनी बुक्स में सेल चढ़ाएगा और रेसिपिएंट अपनी बुक्स में परचेज चढ़ाएगा। सप्लायर की यहां पर क्या बन रही है, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी या आउटपुट टैक्स बन रहा है। मतलब सप्लायर की एक तरह से यहां पर क्या बन रही है, टैक्स लायबिलिटी बन रही है अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी है तो। और रेसिपिएंट को उसकी क्या बन रही है, इनपुट बन रही है, आईटीसी बन रही है। तो जब सेल करने के बाद रेसिपिएंट की तरफ से वापस से सेल रिटर्न होता है, मतलब अगर देखिए रेसिपिएंट के लिए परचेज है तो वो परचेज रिटर्न करेगा। अगर ये परचेज रिटर्न है तो ये परचेज रिटर्न से इसकी आईटीसी क्या होने वाली है, रिवर्स होगी, रिवर्सल। और इसके लिए ये सेल रिटर्न कंसीडर होगा, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी, रिवर्स होगी। तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। या तो सप्लायर क्रेडिट नोट बना के भेजे क्योंकि उसके लिए क्या है, सेल रिटर्न है, और रेसिपिएंट उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे एज ए डेबिट नोट। रेसिपिएंट अपनी बुक्स में डेबिट नोट चढ़ाए, सप्लायर अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट चढ़ाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको कोई ना कोई इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि भाई ये इनसे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं कि अगर मैंने ये परचेज किया। परचेज में भी देखिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने अगर किसी रेगुलर टैक्स पेयर से परचेज की तो आपकी कंप्लायंसेस कैसी होनी है, आपने किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर से परचेज की तो आपकी कंप्लायंसेस कैसी होनी है, आपने किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से परचेज की तो आपकी कंप्लायंसेस कैसी होनी है, आपने इंपोर्ट किया तो किस तरीके की कंप्लायंसेस होनी है, आपने अपने राज्य से परचेज किया तो कौन से टैक्सेस लगने हैं, आपने दूसरे राज्य से परचेजेस किए तो आपको कौन से टैक्सेस लगने हैं, आपने टैक्सेबल परचेजेस की या आपने एग्जेम्प्टेड परचेजेस की, आपने फॉरवर्ड चार्ज में परचेज की या आपको रिवर्स चार्ज में कोई परचेज करने की वजह से टैक्स देना पड़ा। तो आपको सारी चीज़ों की पता होनी चाहिए, हर तरीके की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पता होना चाहिए, नॉट थ्योरी। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की क्लास आज की मेरी सुनोगे और आप अकाउंटेंट इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। वहाँ रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। अकाउंट्स में काम क्या है, आपको सीधा जाके सिस्टम से भिड़ना है बेसिकली, तो आना चाहिए काम आपको। दूसरी चीज, आपको सेम टू सेम सेल का भी हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अपनी लोकल सेल कर रहा हूं या मैं इंटर स्टेट सेल कर रहा हूं या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट में भी देखिए, एक्सपोर्ट के केस में भी आप हमेशा ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के कॉन्सेप्ट में जा रहे हो या एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई कंसीडर किया हुआ। तो अगर आप एक्सपोर्ट विथ परमिशन जा रहे हो एलयूटी, तो आपने एलयूटी पे एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना है, आपने बॉन्ड पे एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना है,
और इन दोनों के एब्सेंस में आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पहले टैक्स देना, बाद में उस टैक्स का क्या मांगना है, रिफंड मांगना है। तो ये सारी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सेल परचेज चढ़ाना, फिर आपका परचेज रिटर्न सेल रिटर्न चढ़ाना, और इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना। इनसे जीएसटी के क्या इफेक्ट जीएसटी पोर्टल पर जाने वाले हैं, आपकी बुक्स पे पढ़ने वाले हैं, आपको बुक्स में कैसे इनको लेना है, और साथ ही साथ में इनसे आपकी टैक्स लाइबिलिटी या आईटीसी से रिलेटेड क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट जाने वाला है, और टीडीएस टीसीएस के नियमों को उस पर आऊँगा मैं आगे, अभी मैं सिर्फ अकाउंटिंग की बातें कर रहा हूँ। तो आपको सेल परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा जो हर महीने आपके कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में आप करते हैं, जैसे सैलरी हो गया साहब, रेंट हो गया साहब, या वट एवर द रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस जो बार बार आते हैं आपके बिजनेस में, मंथली या 2 मंथ में, तो उन खर्चों को चढ़ाना आना चाहिए। और साथ ही साथ में कई बार क्या होता है, साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मार्च महीने में हम उन खर्चों को नहीं पे कर पाते हैं, लेकिन हमें ये तो पता चल जाता है कि ये खर्चे हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं, तो हमें उनकी पेएबल और रिसीवेबल की ट्रांजेक्शन्स भी आनी चाहिए, यानी हमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्ड के ट्रांजेक्शन्स भी आने चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं फाइनलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, और स्पेशली जो बुक्स फाइनलाइज करते हैं और उस वक्त जो हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो एडजस्टमेंट करते हैं वो भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए, ताकि हमारी बुक्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलें और हम किसी भी तरीके की मिस्टेक बुक्स में ना करें। कैपिटल कब इंट्रोड्यूस आप करते हो, कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री टाइम टू टाइम जब ऑनर अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु कोई पैसा निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। जरूरी नहीं वो पैसा निकालें, बिजनेस से कोई वस्तु भी निकाल सकता है, बिजनेस से कोई एसेट भी निकाल सकता है, तो आपको ड्राइंग है ना, कब आपने बिजनेस में पैसा, अकाउंट में पैसा जमा कराया, विड्रॉ कराया, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स आपको प्रॉपर वे में। तो बैंक स्टेटमेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप टाइम टू टाइम बैंक स्टेटमेंट को अपनी बुक्स में रिकंसाइल करें, अपनी बुक्स के साथ मैच करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है एक अकाउंटेंट के लिए। सीनियर अकाउंटेंट बनोगे ना तो ये सब सारी चीज़ें आपको या तो खुद को करनी पड़ेगी या आप अपने जूनियर से कराओगे, और आपको इनके सारे प्रॉपर कंप्लायंसेस आने चाहिए। बैड डेब्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बैड डेब्ट्स में हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आप अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हो और आपकी बुक्स में डेटर हैं, डेटर कौन होता है, जिनको हम क्रेडिट पर कुछ ना कुछ सप्लाई करते हैं, तो अगर मेरी बुक्स में डेटर हैं तभी जाके मेरी बुक्स में बैड डेब्ट्स दिखेंगे, याद रखिएगा। और बैड डेब्ट्स में भी देखिए इनकम टैक्स प्रोविजन क्या कहता है कि ट्रेड बैड डेब्ट्स जो होते हैं, ट्रेड डेटर्स से जो बैड डेब्ट्स होते हैं, ट्रेड डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम, जैसे मान लो मेरा गुड्स बेचने का व्यापार है या मेरा सर्विस देने का व्यापार है, तो मैंने उन लोगों को गुड्स बेचे हैं या सर्विस दी है, तो वो मेरे ट्रेड डेटर हैं। तो उनसे अगर मुझे, उनको मैं अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकता हूं, तो उनसे अगर मुझे कोई नुकसान होता है, कल को जाके वो मेरा पैसा पे करने से मना करते हैं, तो मैं उसे बैड डेब्ट्स डिक्लेयर कर सकता हूं, और इट इज अलाउड इन द सेंस ऑफ इनकम टैक्स, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपके कोई फाइनेंशियल बैड डेब्ट्स हैं, याद रखिएगा, जैसे कि आपने कोई लोन किसी को दे रखा था, कोई एडवांस दे रखा था किसी को, और वहां से अगर आपको कोई बैड डेब्ट्स होता है तो वो अलाउड नहीं है, तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट आना चाहिए कि यार मुझे उसे एक्सपेंस में नहीं ले जाना है, मुझे उसे ड्राइंग के रूप में कंसिडर करना है, क्योंकि इनकम टैक्स मुझे उसकी परमिशन नहीं देगा। तो इसके नियम पता होना चाहिए। प्रोविजंस अगर आप बनाते हो, चाहे वो बैड डेब्ट्स के लिए बनाओ, चाहे वो डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए बनाओ या डेप्रिसिएशन के लिए बनाओ, आप बिजनेस में किसी भी चीज के प्रोविजन बना रहे हो तो आपको उसके ट्रांजेक्शन्स आने चाहिए। स्पेशली ये सारी चीजें जो है वो बहुत रूटीन चीजें हैं जो एक आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सवालों में पूछी जाती है बेसिकली। अब हम बात करते हैं थोड़ा हायर लेवल पर, ये बेसिक्स है। तो हायर या एडवांस अगर मैं बात करूं यहां पर अकाउंटिंग की, तो आपको जीएसटी की पूरी कंप्लायंसेस बुक्स में आनी चाहिए। यानी आप समझिए, आपको बुक्स में परचेज करते वक्त जीएसटी की एंट्रीज करना, सेल करते वक्त जीएसटी की एंट्री करना, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न पर जीएसटी की इम्पैक्ट, सर्विस प्रोवाइडर हो तो किस तरह से जीएसटी इम्पैक्ट करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में कोई परचेज कर रहे हो तो आपको उसको कैसे चढ़ाना है, रिवर्स चार्ज में आप कोई परचेज कर रहे हो तो आपको जीएसटी की लाइबिलिटी और इनपुट साथ साथ में कैसे रेज करना है। तो जीएसटी की सारी ट्रांजेक्शन आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, और समझ भी होनी चाहिए। और टीडीएस की भी सारी ट्रांजेक्शन आनी चाहिए कि अगर आप कहीं पर भी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, एज अ डिडक्टर आपको क्या एंट्री करनी है वहां पर, फिर टीडीएस का जब पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करनी है, फिर पार्टी को जो बैलेंस पेमेंट करोगे वो क्या एंट्री करनी है, टीडीएस बुक करने की एंट्री क्या होगी, कौन से सेक्शन में आप टीडीएस की कटौती कर रहे हो, ये ध्यान में रखना है। तो डिडक्टर के रूप में हमारा रोल बनेगा, हमेशा ध्यान देना। और अगर मैं डिडक्टर नहीं हूं और मैं रेसिपिएंट हूं, जहां पर मेरा टीडीएस किसी ने काटा है, तो मेरी बुक्स में उस टीडीएस को मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, आगे जाके मैं जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा और जब वो टीडीएस की मैं अपनी लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ करूंगा, तो वो एंट्री मुझे अपनी बुक्स में कैसे करनी है। तो टीडीएस और जीएसटी, देखिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है ना
कि यार मेरे को तो जीएसटी पसंद नहीं है या मेरे को तो टीडीएस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, तो मुझे उससे ये कहने में जरा सी भी संकोच नहीं करनी है कि भैया अपना फील्ड चेंज कर ले, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें तुझे पसंद नहीं है तो ये तो उस अकाउंटिंग के रथ के दो पहिए हैं जिनसे वो रथ चल रहा है, तो इनके बिना तो नहीं संभव है कि आप किसी सीनियर पोजीशन पे जा सकते हो या आप इस फील्ड में टिके भी रह सकते हो। ऊपर जाना तो दूर की बात है, टिके भी रह सकते हो। इनकी नॉलेज की एब्सेंस में आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। कम से कम इनकी अकाउंटिंग तो आनी ही चाहिए। कम से कम क्या आनी चाहिए? अकाउंटिंग आनी चाहिए, अकाउंटिंग एंट्रीज आनी चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आना चाहिए। कंप्लायंसेस बात की बात होगी, रिटर्न फाइलिंग बात की बात होगी। हो सकता है रिटर्न फाइलिंग कोई और सीनियर मेंबर या कोई आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कर रही हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन कंप्लायंसेस आना चाहिए। अब जितना ज्यादा सीखोगे उतना आपके पास स्कोप ज्यादा आएगा। अच्छा, स्कोप आपको जॉब में ही नहीं मिलने वाला, फ्रीलांसर स्कोप भी आपको मिलने लग जाएगा अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे आप सभी को पता है कि देखिए मैंने ओपन करके भी रखे हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम लोगों को, हम जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, उन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को या उन पॉलिसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं। तो ये टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली सारी बिजनेस इंटरप्राइजेस को अडॉप्ट करने पड़ते हैं अपनी बुक कीपिंग में, अपनी अकाउंटिंग में। और उस केस में इंटरप्राइजेस को 3 अलग अलग लेवल में बांटा गया। इसकी मैं पूरी एक डिटेल अलग से कभी कोई क्लास लूंगा जब मैं आपको सारे स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ऑलमोस्ट सारी की सारी जो इन तीनों लेवल ऑफ जो के अंदर जो क्लासिफाइड इंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 40 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, सिंपल प्रोप्राइटरशिप का भी है, जहां पर आपको जीएसटी में क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो आपके ऊपर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, याद रखिएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ध्यान देना, टोटल मिलाकर जैसे समय समय पे कहीं ना कहीं या तो नए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं या समय समय पर इन स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट भी होता रहता है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। एक तो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो कि AS1 होता है, एक आपका इन्वेंट्री या स्टॉक का वैल्यूएशन जो AS2 होता है, आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी, फीफो लीफो है ना, वेटेड एवरेज, एवरेज मेथड्स, ये सब आपकी स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड होते हैं। तो स्टॉक को किस आधार पर आपको वैल्यू करना है, आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन करना। डेप्रिसिएशन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अंडर द अकाउंटिंग, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखिए, अगर मैं किसी से एक सवाल पूछूं, आप लोगों से भी, आप सब कॉमर्स अकाउंटेंट या तो अकाउंटेंट है या कॉमर्स प्रोफेशनल्स हैं, तो सबसे अच्छा खर्चा कौन सा लगता है? तो लोग कहते हैं कि सर खर्चे कब से अच्छे लगने लग गए, उसमें तो पैसे जाते हैं। मैंने कहा डेप्रिसिएशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको इनकम टैक्स अलाउ भी करता है और उसकी वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, और वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसमें आपका कैश भी कम नहीं होता है। क्योंकि आप कोई भी खर्चे की लिस्ट, जब आप अपना ट्रेडिंग पीएनएल को देखोगे, जो खर्चे होते हैं, खर्चे के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, आपकी एसेट जाएगी, एसेट्स कम होगी। लेकिन डेप्रिसिएशन के केस में भी एसेट तो कम होगी, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट्स कम होगी, आपकी लिक्विडिटी इफेक्ट नहीं होगी। इसलिए डेप्रिसिएशन एक बहुत वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको, मतलब ये सब चीजें ऐसी है जो आपको थोड़ा सा इनको रीड करना चाहिए, और ये रीड करके ही आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। समझ रहे? उसके अलावा AS9 जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, AS10 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS11 बोरोइंग कॉस्ट, AS16 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS18 और अर्निंग पर शेयर EPS, AS20। हालांकि ये 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर इनकी कभी ना कभी आपको समय मिले तो स्टडी करनी चाहिए इनकी, लेकिन ये कुछ हैं जो मैंने यहाँ पर बताएं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड सवाल याद रखिएगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा खर्चा कर लेते हैं जहां पर हमें वो खर्चा पीएनएल में या ट्रेडिंग में डालने की अनुमति नहीं होती, तो हम उन्हें क्या करते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर की तरह, डेफर्ड टैक्स एसेट्स की तरह दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसी कोई लाइबिलिटी आ जाती है
जो हमें आगे जाके इन फ्यूचर पे करनी पड़ सकती है, तो आपको इनके कंटिंजेंट लायबिलिटीज आपने नाम सुना होगा, है ना, कि वो लायबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। तो ऐसी चीजों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सेट ऑफ एंट्रियां आपको अच्छे से आनी चाहिए, रेक्टिफिकेशन या सेट ऑफ एंट्रीज। जैसे अगर जीएसटी की भी बात करूं, सेट ऑफ करना आगे जाके, टीडीएस को भी आगे जाके सेट ऑफ करना, टीडीएस की क्रेडिट को लायबिलिटी के साथ। तो ये जैसे ड्राइंग को भी हम सेट ऑफ करते हैं कैपिटल के साथ, साल के एंड में जो प्रॉफिट आता है उसको भी हम कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं, जो लॉस आता है उसको भी हम कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं। पार्टनर्स में, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स में आपको अपने प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको प्रॉपर वे में हर चीज का ट्रांजेक्शन आना चाहिए। क्योंकि आप समझिए अकाउंटिंग पूरी किस पे डिपेंड है, डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई अकाउंट डेबिट होगा किसी वैल्यू से, सपोज 500 रुपए से डेबिट हुआ, तो कभी ना कभी वो वापस से क्या होगा, क्रेडिट होगा, तभी जाके वो आपकी बुक्स से खत्म होगा। तो ये आपस में डेबिट और क्रेडिट आपको कई बार खुद को चल के करने पड़ते हैं। तो ये सारे चीजें कहलाती है सेट ऑफ। और ये आप कहीं कुछ आपके रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आए नहीं आए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो सेट ऑफ है, आईटीसी एडजस्टमेंट रूल है, जहां पर आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईजीएसटी की कौन सी लायबिलिटी से सेट ऑफ करना है, सीजीएसटी की लायबिलिटी को किससे सेट ऑफ करना है, एचजीएसटी से को किससे सेट ऑफ करना है। तो जीएसटी के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रोविजन पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना, या आपने जो एडवांस टैक्स पे किया उसको आप अपने प्रोविजन के साथ आगे जाके एडजस्ट करना। क्योंकि आप लोगों को शायद ये पता होगा कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स पे करते हो, याद रखिएगा, तो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर से एडवांस टैक्स, मतलब उसके जस्ट आगे के फाइनेंशियल ईयर से एडवांस टैक्स पे करना होता है। और ये एडवांस टैक्स जो होता है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है। और अगर आप नॉन ऑडिट में हैं तो आपको ये, जैसे अगर आप पीजीबीपी प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हैं अंडर सेक्शन 44 एडी या 44 एडी है, तो ये आपको 15 मार्च को एक सिंगल इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करना होता है। तो जब आप कोई एडवांस टैक्स पे करते हो तब आप एडवांस टैक्स का लेजर बना लेते हो और वो आपका डेबिट होता जाता है। और आगे जाके जब आपकी लायबिलिटी आती है और आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो वो प्रोविजन के साथ आपको क्रॉस एडजस्ट करना होता है। तो ये चीजें भी आपको जाननी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब देखिए टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बनाने में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको बनाते जाओ कभी खत्म नहीं होने वाले, राइट। और चेंजेस भी इतने होते हैं कि उन पे आप रेगुलर बेसिस पे अगर कंटेंट बनाने बैठ जाओ ना तो आपको 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को अटका सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में एक ही कारण बन सकते हैं रिजेक्शन का, और कहीं ना कहीं अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आपके सिलेक्शन का भी कारण बन सकता है। तो इनके ऊपर जरूर मेहनत करनी चाहिए, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। एक्सपेंसेस के वाउचर्स, इनकम की जो रिसिप्ट हैं, उनको आपको रिकॉर्ड रखना भी बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप कोई भी खर्चा क्लेम करोगे तो आपके पास उसका वाउचर होना चाहिए, है ना, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो एविडेंटरी प्रूफ होने के लिए आपको वाउचर्स कैसे बनाने, एक्सपेंसेस के, इनकम की रिसिप्ट्स वगैरह रखना, आपको सेल इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस मेंटेन करना। तो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको बुक्स मैनेज जब करते हो उसमें जो जरूरी होता है वो आपको मेंटेन करना, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको कंप्लीटली बैलेंस शीट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये कुछ चीजें हैं जो आपने शायद बीकॉम पढ़ते वक्त 11th 12th में भी पढ़ा होगा, फिर बीकॉम में भी ये चीज कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल वे में भी पढ़ी होगी, लेकिन जरूर इनके बारे में आपने, कॉमर्स के बंदे हैं तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सुना है, लेकिन इनको समझना भी बहुत जरूरी है। सर भूल गए, अब ये नहीं याद है, तो अब वापस से रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको कम से कम आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग, देखिए बनाना आए नहीं आए, क्योंकि आजकल तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन उनको समझना, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी। जैसे कल की मैं बात बताता हूँ, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर मेरी करंट असेट पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड में आ रही है बैलेंस शीट में, बाकायदा बैलेंस शीट का मुझे पूरा स्क्रीनशॉट भेजा था। तो जब अब देखिए वो बंदा अभी अकाउंटेंट है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो लायबिलिटी साइड में कैसे चला गया आपका करंट असेट का ग्रुप। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कैसे चला गया। इसलिए चला गया था कि जैसे करंट असेट क्या क्या होती है साहब, आप में से कई सारे लोग जानते हैं करंट असेट में आपका कैश बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस, आपका स्टॉक, आपके डेटर्स, ये सब कौन होते हैं, आपकी करंट असेट। अब आप सोचिए आपके पास कैश 10,000 पड़ा हुआ है, आपके पास बैंक में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास डेटर 50,000 के, तो ये सब मिला के कितने हो रहे हैं, 80। लेकिन अगर आपका स्टॉक नेगेटिव है 1 लाख रुपए से, तो स्टॉक अकेला ही इन तीनों पे भारी पड़ गया, और उसने इस पूरे के पूरे हेड को, जो कि करंट असेट है, उसको
नेट अमाउंट कितना आ गया, 20,000 माइनस में आ गया, तो ये एसेट से निकलकर लाइबिलिटी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। तो उस एक फिगर की वजह से जो कि माइनस में है, उसने पूरे ग्रुप को नेगेटिव बना दिया, इसलिए वो एसेट से निकलकर किधर चला गया, लाइबिलिटी साइड में चला गया। अब अगला सवाल कि ये नेगेटिव कैसे आया साहब, आ ही नहीं सकता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, स्टॉक माइनस कैसे हो सकता है कि साहब आपने परचेज तो चढ़ाई नहीं और आपने सेल चढ़ाना चालू कर दिया। तो अगर कोई चीज आप परचेज तो किया नहीं, आपके पास स्टॉक तो था नहीं, और आपने सेल की एंट्री पास कर दी, तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आपको, आपकी रिपोर्ट्स की भी, स्पेशली ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट तो आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, राइट। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनाना आपको आना चाहिए अगर आप कंपनी वगैरह में है तो। ओके, रेशियो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पता होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये कुछ ऐसे हैं रेशियो जो आपके टैली भी बना के आपको दे देता है। आपको खाली उनको पढ़ना है और पढ़कर समझना है, बनाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप रट्टा मारो घर पे जाके कि कल को जाके मेरे से पूछ लिया जाए कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन समझ होनी चाहिए कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर मुझे ये बता रहा है कि आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 5/1 है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आपका करंट रेशियो अगर 3/1 है तो उसका क्या मीनिंग है, क्या वो आइडियल रेशियो है, या क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या आपके रेशियो एनालिसिस, आप मेरे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रेशियो या कुछ मतलब डेटा दे दो और उसके रेशियो दे दो, मैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ बता दूंगा कि भैया चलेगी भी कि नहीं चलेगी, आगे तक कितने समय तक सरवाइव करेगी। समझ रहे हो, रेशियो आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स को बता देते हैं, आपके फाइनेंशियल आंकड़ों से बनते हैं रेशियो। इन्हीं दो वैल्यूज का आपस में मैथमेटिकल अरिथमेटिकल कंपैरिजन रेशियो एनालिसिस कहलाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका नॉलेज भी होना चाहिए। थ्योरेटिकल मैं वापस बता रहा हूं, थ्योरेटिकल हम सब पढ़ चुके हैं, हमने अपने कॉमर्स एजुकेशन में सब चीज़ों को थ्योरी पढ़ा है और एग्ज़ाम भी पास किए हैं, और हमने अपने नाम के पीछे डिग्रियां भी लगा दी है। लेकिन आज की तारीख में हमें प्रैक्टिकली नहीं जब करते हैं तो ये चीज़ों की ABCD भी नहीं आती है, और उस वजह से हमारा कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर ग्रोथ नहीं हो रही है, कम पैसे मिलते हैं, ये है वो है। ग्रोथ तभी होगी ना जब आप अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखोगे, चीज़ें जो मार्केट में चल रही है वो आपको भी आनी चाहिए। अब आपने सीखने की ललक ही नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही नहीं चाहते हो, आप समय देना नहीं चाहते हो, आप कहीं पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, तो कैसे होगा फिर, समझ रहे हो। तो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में भी ध्यान देना, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स और ROC दोनों की अलग लिस्ट है डेप्रिसिएशन की। तो अगर आप कंपनीज एक्ट के अनुसार डेप्रिसिएशन क्या चार्ज कर रहे हो, समझ रहे हो, इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट्स बन रही है उसमें आपका डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह अलग होता है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या आप नॉन कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो। तो ये कुछ एडवांस अकाउंटिंग या हायर अकाउंटिंग के टॉपिक्स है जो आपको हमें तैयार करने। देखिए मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों पर आपको मास्टरी या तैयारी करनी। सॉफ्टवेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो अब सॉफ्टवेयर में बहुत जंजाल है, मार्केट में बहुत जाल है। कोई बंदा SAP पे काम कर रहा है, कोई बंदा टैली पे काम कर रहा है, कोई क्विक बुक या जोहो या जीरो पे काम कर रहा है जो कि क्लाउड सॉफ्टवेयर है, कोई बिजी या मार्क जैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर या टूल हम सब के पास अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी टूल पे हम काम कर रहे हैं वो टूल में हमारी मास्टरी होना बहुत जरूरी है, अधूरापन नहीं होना चाहिए। रादर देन मल्टीपल चीजों के ऊपर कमांड करने से अच्छा एक चीज पे ज्यादा अच्छे से कमांड करें, जो भी आप यूज कर रहे हैं या जिसमें भी आप करियर बनाना चाह रहे हैं। अगर बिगर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर से ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपके GST, इनकम टैक्स और TDS, TCS और जो आपके दूसरे कंप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो ROC से रिलेटेड हो। आप ज्यादा इनके ऊपर फोकस करिए, इनके ऊपर आपको जो जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं और जिसमें है उस पर आप अपनी अच्छी कमांड करिए। बाकी आप अगर मैक्सिमम चीजें सीखते हो तो अच्छी बात ही है। तो सॉफ्टवेयर तो वो वाली बात है कि अगर आप जहां इंटरव्यू देने के, मान लो वहां SAP चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे SAP की डिमांड करेंगे।
आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां कोई और सॉफ्टवेयर है, उनका कोई कस्टमाइज ईआरपी है, तो वो उनकी डिमांड करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में यूं है ना, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर, मैंने तो यहाँ 4-5 नाम लिखे हुए हैं, बहुत दुनिया भर के मार्केट में नाम है, ऐसे ऐसे नाम है जो आपने कभी सुने भी नहीं। हमारे सामने भी आते हैं कि सर मैं इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, हमने कभी नहीं सुना। सो सॉफ्टवेयर से आपका कभी भी टैलेंट नहीं झलकेगा, ध्यान देना। कोई आदमी आपको सॉफ्टवेयर के नॉलेज होने नहीं होने से ये नहीं साबित कर सकता कि यार आप टैलेंटेड नहीं है। आपने किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, कल को जाके आप किसी और इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो इट मीन्स ये नहीं कि आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेना आपके लिए ज्यादा समय वाला टाइम टेकिंग एक्टिविटी नहीं है। किसी भी एक सॉफ्टवेयर पर और बेसिक्स पे अच्छी कमांड है तो दूसरे सॉफ्टवेयर को हार्डली आपको 1 दिन लगेगा सीखने में, हार्डली, ध्यान देना। या आप किसी प्रॉपर जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसके साथ बैठोगे और आपको बहुत अच्छा टैलेंट है और नॉलेज है, तो शायद 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे उस सॉफ्टवेयर पे आपको रूटीन वर्क सीखने में। सो इट इज नॉट अ बिग मैटर। बट हाँ, कमांड अगर है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस या टूल्स आपको आते हैं, तो आपके लिए वो एड ऑन हो जाएंगे, समझ रहे हो, वो 4 चांद लगा देंगे। आपकी स्किल्स जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो ये स्किल्स मान लो आपकी, आपको इस पे ज्यादा कमांड करना। टैली प्राइम एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है। स्मॉल और मीडियम इंटरप्रीनियर्स जो होते हैं वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जबकि एसएपी और अदर ईआरपीज जो होते हैं वो एक बड़े लेवल पर चलते हैं। और अगर आप क्लाउड बेस्ड क्लाइंट्स मेंटेन करना चाहते हो तो फिर आपको क्लाउड सॉफ्टवेयर का जमाना है, तो आप जैसे क्विक बुक, जोहो वगैरह की तरफ जा सकते हो। क्विक बुक का इंडिया में जैसे अभी राइट नाउ क्विक बुक चलता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बाहर के क्लाइंट है तो क्विक बुक पर भी आप काम कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं शुरू में जब इस टॉपिक पर बातें कर रहा था, तो जीएसटी में आपको क्या क्या आना चाहिए। जीएसटी के कंप्लायंस में आपको एक तो GSTR1 फाइलिंग कंप्लीटली आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर से कैसे फाइल करते हैं, पोर्टल पे जाके फाइल करना पड़ गया तो कैसे करोगे, ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे फाइल करते हैं, कंप्लीटली आना चाहिए। कंप्लीटली मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत डिटेल में आपको GSTR1 को सीखना चाहिए। GSTR2B का रिकंसिलेशन आपको आना चाहिए, 2B, क्योंकि 2B एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे हम 3B फाइल करते हैं बेसिकली। तो 2B को अपनी बुक से रिकंसाइल करना, 3B फाइलिंग आनी चाहिए, 9 और 9C के कंप्लायंस आने चाहिए। ये हालांकि एनुअल कंप्लायंसेस है, लेकिन आने तो चाहिए कि ये कोई और करेगा तो वो दाम ले जाएगा, आप करोगे तो आपको दाम मिलेगा बेसिकली। GSTR4 कंपोजिशन व्यापारी के आने चाहिए। अब देखिए ये सब चीजें आपने सीख ली तो नॉट ओनली आपके लिए जॉब में बहुत अच्छा हो जाना है, बल्कि आप छोटे छोटे व्यापारियों के कंप्लायंसेस हाथ में लेके एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। जीएसटी का काम मार्केट में देखो, एक तो काम जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है, और जीएसटी में अधूरा काम आप करोगे तो सामने वाले क्लाइंट को नोटिसेज आएंगे, उनको पेनल्टियां आएगी, और फिर वो आपके हाथ से छिटक जाएगा क्लाइंट कि यार ये इनकी वजह से तो मेरे पेनल्टी लग गई, इनको क्या नॉलेज है। आपकी गुडविल भी खराब होगी और आपके हाथ से काम भी चला जाएगा। इसलिए अच्छा नाम अगर आपको चाहिए और अच्छा काम चाहिए तो उसके लिए आपको सारी कंप्लायंसेस आनी बहुत जरूरी है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी में, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। स्पेशली 9(4) और 9(3) के जो सारे के सारे इन सेक्शन में जो आरसीएम की जो कंप्लायंसेस हैं, इसको आप बहुत डिटेल में स्टडी करें और समझे उसको, और प्रैक्टिकली समझे, और बुक्स पे कैसे उसको इंप्लीमेंट करना उसको भी समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लॉक क्रेडिट का आपको नॉलेज होना चाहिए। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, यानी ऐसी, देखिए इसमें 20 कैटेगरी आती है, 20 ऐसी गुड्स और सर्विसेज आती है, जो मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है इन सारी चीजों का, आप यूट्यूब पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। ब्लॉक क्रेडिट में जो आइटम है जिन पे आपको क्रेडिट नहीं लेनी, इनपुट नहीं लेनी, तो अगर आपने बिजनेस में उनको खरीदा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसकी आईटीसी मिलेगी नहीं, तो आपको आईटीसी क्लेम नहीं करनी, तो नॉलेज होना चाहिए। रूल नंबर 42 आता है कि जैसे मान लो मैंने बिजनेस में कोई गुड्स या सर्विस खरीदी, और गुड्स और सर्विस को खरीदने के बाद मैंने पार्टली पर्सनल यूज में ले ली या पार्टली कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई में यूज कर ली, तो उसकी मुझे क्रेडिट को वापस रिवर्सल मारना है अपनी बुक्स में। अगर मैंने क्रेडिट क्लेम नहीं की है तो लेनी नहीं है, और कर दी तो रिवर्स करना। ये रूल नंबर 42 बताता है आपको। रूल नंबर 43 क्या बताता है कि अगर आपने बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, कैपिटल गुड्स जिसको कहते हैं, और कल को जाके आप अपनी, जैसे मशीनें खरीदी मैंने बिजनेस में, प्लांट्स खरीदे मैंने बिजनेस में, और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई के प्रोडक्शन में, या मैं पार्टली नॉन बिजनेस के केसेस में मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉन बिजनेस सप्लाई के केस में। जैसे क्या होता है कि मान लो मैंने कोई ऐसी मशीन खरीदी जिससे मैं पॉपकॉर्न बना रहा हूं,
तो पॉपकॉर्न एक टैक्सेबल सप्लाई होती है, लेकिन मेरा आधा पॉपकॉर्न मेरे घर में यूज हो रहा है और आधा पॉपकॉर्न मैं मार्केट में बेच रहा हूं, तो वो तो पार्टली हो गया ना, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल हो गया। तो उस केस में आपको उस मशीन पे भी प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी, तो उसकी आईटीसी आपको अगर आपने ले ली पूरी पूरी तो रिवर्स करना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आप पर्सनल यूज कर रहे हो। तो ये रूल नंबर 43 बताता है। सेक्शन 16 क्या बताता है आपको? सेक्शन 16 बताता है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आपको इनपुट मिलती है तो वो किस मैनर में मिलेगी। जैसे क्या होता है, जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक हेड ऑफिस हैं और आपकी 3 ब्रांचेज है, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। अब तीनों ब्रांचेज में प्रोडक्शन होता है और आपका हेड ऑफिस में आपने कोई सर्विस का बिल लिया जिसमें जीएसटी चुकाया, तो आप अपनी ब्रांचेस को उसकी इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके लिए आपको आईएसडी के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो अगर आप आईएसडी के रूप में रजिस्टर्ड हैं और आप अपनी ब्रांचेस को इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किस मैनर में करनी है वो आपको सेक्शन 16 बताता है। बहुत डिटेल, मतलब मैं अभी आपको बहुत सस्ते में निपटा रहा हूं, बाकी ये टॉपिक अपने आप में एक एक क्लास को डिस्कस करने जितना है। समझ रहे हो? पूरी 1 घंटे की क्लास लग जाएगी अगर मेरे को रूल नंबर 42 आपको समझाना है। पूरा 1 घंटा लग जाएगा अगर मुझे रूल नंबर 43 समझाना। पूरा 1 घंटा लग जाएगा अगर मुझे रूल नंबर 16 समझाना। लेकिन सोचिए अगर मैंने 3 घंटे दे दिए, मतलब आपने इसको सीखने में कितने घंटे दे दिए? 3। तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे और आपके लिए 3 एक्स्ट्रा स्किल्स खड़ी हो जाएगी। तो ये चीजें सीखनी है आपको, ध्यान रखना। टीडीएस टीसीएस जीएसटी के अंदर ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए टीडीएस की अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो अक्टूबर 2018 से लागू हुआ। 1 अक्टूबर 2018 से टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविजंस है उनको जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो टीडीएस डिडक्ट करती है जीएसटी में कॉन्ट्रैक्टर को चुकाए जाने वाले पेमेंट में से। 2.5 लाख रुपए से अधिक की वैल्यू का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट संस्थाएं जो है वो टीडीएस डिडक्ट करती 2% की रेट से, और वो टीडीएस जो है वो जीएसटीआर 7 के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख से पहले पहले फाइल करती है और तब जाके सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को उस टीडीएस की क्रेडिट उसके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करती है, 2B में रिफ्लेक्ट करती है, और फिर वो उस क्रेडिट को जब क्लेम करता है तो वो उसके कैश लेजर में आके जुड़ जाती है। तो ये इतना नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ दिया कि व्हाट इज टीडीएस इन जीएसटी, सर नहीं आता है। व्हाट इज द रूल ऑफ टीसीएस इन जीएसटी, सर नहीं आता। ब्लॉक क्रेडिट क्या होती है, सर नहीं आता। आरसीएम क्या होता है, सर नहीं आता है। जीएसटीआर 1 भर दोगे, सर नहीं आता, बताओगे तो भर दूंगा। जीएसटीआर 3 भी सर नहीं आता। तो फिर आप क्यों आए हो? जब कुछ ही नहीं आता तो आप यहाँ क्या करने आए हो? तो ये देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जब हमें इसी चीज का जॉब करना है तो हमें ये चीजें आनी चाहिए ना। व्हाट इज टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जीएसटी में ये रूल भी प्रोविजन भी एप्लीकेबल हुआ था अक्टूबर 2018 से बेसिकली। और देखिए टीडीएस में तो 2.5 लाख की कैपिंग लिमिट है, 2.5 लाख से ऊपर के बिल पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। टीसीएस में हर बिल पे एप्लीकेबिलिटी होगी। ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए आप कुछ भी सेल करोगे और वो कंपनियां जब आपको पेमेंट करेगी तो वो टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगी, फिर वो अपना टीसीएस का रिटर्न फाइल करेगी, जीएसटीआर 8 याद रखिएगा। तो जीएसटीआर 8 जब वो फाइल करेंगे टीसीएस रिटर्न, तो आपको उसकी क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी जीएसटीआर 2A 2B में, और आप बाद में उस क्रेडिट को जब क्लेम करोगे तो आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आके जुड़ जाएगा। टीसीएस का परसेंटेज है 1, याद रखिएगा 1% टीसीएस होता है। अगर सीजीएसटी एचजीएसटी यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई था तो उस केस में 0.5% हो जाएगा, और आईजीएसटी अगर है तो 1% होगा। समझ रहे हो? तो टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस को भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो। प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम आपको पता होने चाहिए, पीओएस के नियम, क्योंकि कौन जीएसटी बिल में कौन सा टैक्स जोड़ना है वो कौन बताएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा। टाइम ऑफ सप्लाई के नियम पता होना चाहिए कि आपको बिल कब बनाना और आपको टैक्स कौन से महीने में देना, आपकी लायबिलिटी कौन से महीने में अराइज हुई थी, वो टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा। ये नियम पता होने चाहिए आपको। जीएसटी पोर्टल का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि सर मेरे को तो है ना अपना मोबाइल नंबर बदलना है, कहां जाके बदलूं? अरे पता होना चाहिए कहां जाके बदलूं। सर मेरे को एड्रेस बदलना है क्योंकि मैंने बिजनेस प्रीमाइसेस का एड्रेस बदल दिया, आपको आना चाहिए। सर मेरे को रेगुलर से कंपोजिशन में जाना है, कंपोजिशन से रेगुलर में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या करूं, कैसे करूं, सब पोर्टल पे होता है। जीएसटी में 100% काम किस पे होता है? पोर्टल पे होता है। तो नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। एलयूटी फाइलिंग आनी चाहिए। अभी अभी मैंने बताया था आपको, एक्सपोर्ट के केस में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको जब आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो बॉन्ड और एक एलयूटी। तो हर साल आपको एलयूटी फाइल करना होता है, और ये आपको बेसिकली अपने जीएसटी पोर्टल में अपनी आईडी में जाके सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाके फर्निश एलयूटी में जाके आपको एलयूटी फाइल करनी होती है, जहां पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रीवियस ईयर की एलयूटी मांगी जाएगी, और वो जब आप फाइल करते हो परमिशन मांग रहे हो एक तरह से गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट करने की, उसको कहते हैं एलयूटी। तो आपको रूल नंबर 96A ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अनुसार आपको एलयूटी फाइलिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए। इट इज अ डिक्लेरेशन फाइल्ड बाय एक्सपोर्टर।
है ना, परमिशन मांगना एक्सपोर्ट की। जीएसटीआर 2A वर्सेस 2B के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए और दोनों की यूटिलिटी भी पता होनी चाहिए। जीएसटीआर 2A क्या होता है, एक डायनेमिक रिपोर्ट है, याद रखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जहां पर आप जो भी महीने की परचेजेस करोगे, वो भली परचेज आपने कौन सप्लायर ने किसी भी महीने में अपना रिटर्न फाइल किया जीएसटीआर 1, वो परचेज उसी महीने की जीएसटीआर 2A में एंट्री आके नजर आएगी आपको। जबकि जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक रिटर्न है, याद रखिएगा, स्टैटिक रिपोर्ट है, आईटीसी स्टेटमेंट है, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। जब सप्लायर जिस महीने में अपना एक्शन लेगा तब जाके उस महीने के जीएसटीआर 2B में वो एंट्री नजर आएगी आपके। यानी ये सारा खेल सप्लायर पे डिपेंड करता है, जीएसटीआर 2A और 2B का खेल। तो 2B ज्यादा ऑथेंटिक है बिकॉज 2B को देखते हुए ही फाइल किया जाता है। 2B और 3B में मिसमैच होने पर आपको नोटिस आ जाता है, याद रखिएगा। तो 2B को देखते हुए 3B बढ़ना होता है और 2B में अगर एंट्री नजर नहीं आ रही है तो इन दैट केस आपको अपने सप्लायर से कंफर्म करना होता है कि भैया वो परचेज कहाँ गई, वो बिल कहाँ गया, मैंने जो खरीदा वो क्यों नहीं भरा आपने, क्यों नहीं टाइमली आपने अपनी कंप्लायंसेस की। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आईएमएस एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 2024 में जीएसटी डिपार्टमेंट ने, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, डैशबोर्ड होता है ये, जहां पर आपने जो परचेजेस किए उस महीने के सारे बिल, B2B परचेजेस वाले बिल आईएमएस में जाके रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां से आप उन बिलों को एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो और होल्ड पे रख सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो। पेंडिंग करोगे तो आगे कैरी ऑन हो जाएंगे, और रिजेक्ट कर दिया तो आप उसकी इनपुट नहीं ले पाओगे, और एक्सेप्ट किया तो आपको इनपुट मिल जाएगी। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आप अपना जो जीएसटीआर 2B है उसको रिकम्प्यूट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक जीएसटीआर 2B और 3B में वो डेटा पहुंच जाएगा। तो आईएमएस एक तरह से छन्नी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है ये मैं बताता हूं। जैसे देखिए, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 भरा या फिर 1A भरा, एक नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस हुआ 1A वाला, जिसे वो अमेंड करता है। तो ये एक्टिविटी कौन करता है, सप्लायर। तो वो रेसिपिएंट की बुक्स में क्या होगा, रेसिपिएंट की बुक्स में सबसे पहले कहां नजर आएगा, आपके बिल आईएमएस में नजर आएंगे। वहां से आप एक्सेप्ट करोगे तो वो बिल कहां जाएंगे, जीएसटीआर 2B में और जीएसटीआर 3B में जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये एक तरह से छन्नी की तरह काम करता है कि पहले यहां आएंगे, इधर से ओके करोगे तो वहां जाएंगे, ध्यान देना, और फिर आप अपना जीएसटीआर 3B क्लेम करोगे। तो हमेशा कभी भी जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देखनी है। या बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि यार 2B मेरा जनरेट नहीं हुआ, तो आईएमएस में जाके 2B को रिकम्प्यूट करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, तब जाके आपका 2B जनरेट होगा, और 2B में जो डेटा आ रहा है वही 3B में क्लेम करना है। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली, ठीक है। जीएसटीआर 1A का भी ये नया इंट्रोडक्शन ही है, याद रखिएगा, 2024 के इंट्रोडक्शन है सारे जीएसटी में। 1A क्या है, रेक्टिफिकेशन है जीएसटीआर 1 में की गई गलतियों का। सेम मंथ में आप रेक्टिफिकेशन करिए ताकि समय पे रहते सामने वाली पार्टी को उसकी इनपुट मिल सके और वो गलती ना करे, ध्यान देना। तो 1A का कॉन्सेप्ट अभी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया। इन सारी चीजों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं इनको, ठीक है। और साथ साथ में अगर आपने कोई परचेज और पेड कोर्सेज ले रखे हैं तो उनमें ये सब चीजें आपको मिल जाएगी 2024 के अपडेट्स में, और 2025 के जो अभी रनिंग में है उसके अपडेट्स में भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनवॉइसिंग और ई वे बिल की। जीएसटी के बारे में सोच रहे हो और इनके बारे में नहीं सोचोगे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर अगर आपकी है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी होती है, B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंतर्गत, डेबिट क्रेडिट नोट के अंतर्गत। तो इन दैट केस इसके प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। ई इनवॉइस कैसे बनता है, क्योंकि आपको हर बिल को इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल जो है IRP पर अपलोड करना पड़ेगा, उससे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा और वही सामने वाले रेसिपिएंट को आपको देना पड़ेगा, और रेसिपिएंट को क्रेडिट तभी मिलने वाली। अच्छा, ई इनवॉइस अगर आपको बनाने थे तो आप जब बनाओगे ऑटोमेटिक जीएसटीआर 1 में वो एंट्रियां रिफ्लेक्ट करेगी B2B इनवॉइसेस में। सो ई इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको प्रैक्टिकली सीखना जरूरी है, और ई वे बिल की कंप्लायंसेस सीखना भी बहुत जरूरी है। स्टेट वाइज अलग अलग लिमिट्स है ई वे बिल बनाने की, गुड्स के मूवमेंट पर ई वे बिल बनते हैं। फर्जी जो काम होते हैं ना जीएसटी में, उसको रोकने के लिए दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके आया है सरकार। आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। सर मैं 5 लाख का एक परचेज का बिल बना दूं ताकि मुझे इनपुट मिल जाए, अरे कैसे बना दूं, ई वे बिल कहां है उसका। सर ई वे बिल तो सामने वाला बनाएगा, सामने वाला जब कोई है ही नहीं तो ई वे बिल कैसे बनाएगा, और ई वे बिल नहीं बना तो गवर्नमेंट आपसे क्वेश्चन करेगी। तो इसलिए ये दोनों के इनवॉइसेस मतलब इन दोनों के जो प्रोविजंस हैं आपको उनका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी। फिर आते हैं हम टीडीएस के ऊपर। तो टीडीएस के कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। टीडीएस में जैसे स्पेशली हाइजेक आपको पता होना चाहिए। हाइजेक मतलब सेक्शन 194H, सेक्शन 194I, सेक्शन 194J,
सेक्शन 194 ए, सेक्शन 194 सी, ये पांचों सेक्शन नॉर्मली हर बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, इनका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज के केस में होता है, 194 आई बेसिकली रेंट के केस में होता है, 194 जे प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के केस में होता है, 194 ए इंटरेस्ट के केस में होता है, और 194 सी जो होता है वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में होता है। इनके अलावा 194 आईए और आईबी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आईए में ये होता है कि 50 लाख से ऊपर की अगर आपने प्रॉपर्टी का कोई सेल परचेज किया है तो उसके ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। आईबी की अगर मैं बात करूं तो ये अगर आपने रेंट का पेमेंट किया है, अगर आप एक नॉन ऑडिटेड एसएससी है, रेंट का पे किया, पेमेंट किया, 50,000 से ऊपर का रेंट था, तो आईबी के अंतर्गत टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। टीडीएस का नॉलेज होना चाहिए सेक्शन वाइज, याद रखिएगा। मैं वापस बता रहा हूं, प्रैक्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाने वाला, इंटरव्यू में वो आपसे वर्बल क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो थ्योरेटिकली अगर आप स्ट्रांग हो गए तो फिर तो सिलेक्शन हो ही जाता है, और फिर तो आप प्रैक्टिकली कहीं हमारे जैसे टीचरों से पूछ के भी कर सकते हो, एक दूसरे की मदद करके भी कर सकते हो, और अदरवाइज लॉट्स ऑफ सोर्सेज जहां पर आप अपने ऑफिस में बैठकर चीजें अटक गए तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। लेकिन इंटरव्यू में आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं कि सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, बताओ 194 क्यू क्या होता है, सर रुको अरुण सर से पूछता हूँ, 2 मिनट आप वेट करो, कॉल लगाया मेरे को, ऐसा नहीं वहां मौका मिलने वाला, राइट। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 194 क्यू क्या होता है, अगर आपने कोई किसी 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर आपका एनुअली, तो आपने किसी सिंगल पार्टी से 50 लाख से ज्यादा की सेल या परचेज की, तो उस केस में 0.1% रेट से आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा इस सेक्शन में। 206C1H ये हटा दिया सेक्शन, 50 लाख से ज्यादा की परचेज पर ये एप्लीकेबल होता था। टीसीएस के ऊपर टीसीएस का सेक्शन था, इसको अभी रिमूव कर दिया 1 अप्रैल 2025 के बाद, ये नहीं है, ये अभी राइट नाउ एप्लीकेबल है। टीडीएस की फाइलिंग सारे रिटर्न्स 24 क्यू हुआ, 26 क्यू हुआ, 27 क्यू हुआ, टीसीएस की फाइलिंग 27 ई क्यू हुआ, टीडीएस के चालान ITNS 281 वगैरह हुआ, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। टीडीएस करेक्शन रिटर्न आपको पता होना चाहिए, 26 AS चेक करना आपको आना चाहिए, AIS TIS चेक करना आना चाहिए, ट्रेसेस का पोर्टल का नॉलेज होना चाहिए आपको, समझ रहे। सेक्शन वाइज रेट और एग्जाम्पशंस का नॉलेज होना चाहिए, और रेगुलरली आपको अपडेट रहना पड़ेगा उस केस में कि कहीं मैं पेमेंट करते वक्त कुछ गलती नहीं कर दूं, क्योंकि देखिए जीएसटी जितना इंपॉर्टेंट है ना अकाउंटेंट के लिए, टीडीएस के सेक्शन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। कि आप बिजनेस में कितनी तरीके के पेमेंट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि उस पर क्या एप्लीकेबल हो रहा है, टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है, और पता पड़ा बाद में कि आप वो टीडीएस आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ गया क्योंकि आप असेसी इन डिफॉल्ट बन गए, या आपका वो खर्चा डिसअलाउ हो गया क्योंकि आपने उस पर टीडीएस काटना था और नहीं काटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तैयारी कर लो, आप इस क्लास को सुन रहे हो ना, समझ में कम आ रही होगी मुझे पता है कि यार ये क्या होता है, अभी नहीं पता क्या होता है, यही तो जानना है। ये क्लास आपको क्या बता रही है कि आपको क्या सीखना है, कैसे तैयारी करनी। एडवांस टैक्स का नॉलेज होना चाहिए कि एडवांस टैक्स हमें कब देना है, कितना देना है, कितने परसेंटेज देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसका नॉलेज होना चाहिए। एडवांस टैक्स के चालान को आगे जाके इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कहाँ दिखाना है, कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ एडवांस टैक्स या टीडीएस की क्रेडिट को सेट ऑफ करना है, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इनकम टैक्स में भी आपको, वैसे तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स में भी आपको जैसे पांचों हेड इनकम के डिटेल में आपको पता होना चाहिए। डिडक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, जो ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब है, और वो समय समय पे जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस में बदलाव होता रहता है, पिछले कुछ सालों से न्यू स्लैब में एवरी ईयर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ और सेक्शन है जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे सेक्शन 40 सबसेक्शन ए सबसेक्शन 2 48(2), ये जो सेक्शन होता है वो होता है कि कई बार हम अपने से जुड़े हुए लोगों को, जिसका अपने बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जैसे अगर मैं मेरी वाइफ को या मेरे भाई को रेंट का अत्यधिक मात्रा में पेमेंट कर रहा हूं, मैंने बोला कि ये जैसे मेरी प्रीमाइसेस है, बहुत लोग क्या करते हैं, खुद की बिल्डिंग में खुद की प्लेसेस पे बिजनेस करते हैं और अपने ही परिवार के सदस्यों को अपनी बुक्स में रेंट दिखा देते हैं खर्चे के रूप में। तो ये एक तरह से ये कहीं ना कहीं जेन्युइन नहीं है। तो आपने अत्यधिक मात्रा में या अनुचित तरीके से अपने से जुड़े हुए लोगों को, स्पेसिफाइड पर्सन को भुगतान किया है, तो ये इस सेक्शन में बताया गया है कि वो हो सकता है खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाए। जैसे कंपनियां अपने डायरेक्टर को अनुचित तरीके से सैलरी दे देती है, ध्यान देना। आप अपने भाई बहनों को अनुचित तरीके से अपने बिजनेस में कमीशन दे देते हो, कमीशन ऑन सेल, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर को अत्यधिक मात्रा में रेंट दिखा देते हो, जबकि वो रेंट उतना है ही नहीं। आप एक 10 बाई 10 के कमरे में, जहां पर मुश्किल से 2000 का रेंट में वो कमरा मिल जाए, आपने 20,000 रुपए महीने के रेंट पे वो कमरा दिखा दिया, और वो पेमेंट 20,000 किसको कर रहे हो,
अपने ही भाई के खाते में कर रहे हो तो डिसअलाउ हो जाएगा। ये बताता है सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, याद रखिएगा। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपने किसी एनआरआई को पेमेंट किया है, नॉन रेसिडेंट इंडियन को, विदेशी व्यक्ति को पेमेंट किया है, ठीक है, और आपने उस पर टीडीएस काटना था और नहीं काटा, तो उस केस में वो पेमेंट भी आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आप उसको अपनी बुक्स में खर्चे के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। सेक्शन 43B क्या कहता है? सेक्शन 43B कहता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने अपनी बुक्स में दिखा तो रखे हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग दिखा रखे हैं, क्योंकि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपने देखा कि यार आउटस्टैंडिंग दिखा दे तो खर्चे में मुझे छूट मिल जाएगी, जबकि उसकी छूट तभी मिलती जब वो पेमेंट बेसिस पे मिलती है उसकी छूट। यानी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें पे करना जरूरी है खर्चे बताने के लिए। तो जैसे टैक्सेस हो गया, ड्यूटीज हो गई, कोई टीडीएस टीसीएस हो गया, प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, इंटरेस्ट आप कोई चुका रहे हो तो इंटरेस्ट पेमेंट होना जरूरी है, बोनस कमीशन, ये ऐसे खर्चे हैं जो हम तभी दिखा सकते हैं जब हमने इनका क्या किया हो, पेमेंट किया हो। तो ये सेक्शन 43B में आते हैं। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि आप डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे किस तरह से चार्ज करोगे। सेक्शन 36 में आपका बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जो आपने पूरी तरह से बिजनेस के इस्तेमाल में किए हैं या बिजनेस के लिए किए हैं। कहीं कोई खर्चा प्रोपोर्शनेट तरीके से तो यूज नहीं किया जा रहा है कि आधा बिजनेस आधा पर्सनल, तो उसको आपको प्रोपोर्शनेट हिस्से को ही क्लेम करना है एक्सपेंस के रूप में, वो 36 बताता। मतलब सारे बिजनेस के खर्चे 36 में आते हैं, याद रखिएगा। ITR 1 से लगाकर ITR 4 तक, ITR 1 to ITR 4 तक आपको कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। स्पेशली 1 और 4 का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, और 2 और 3 सीखते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स का नॉलेज होना भी कहीं ना कहीं आपके लिए एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए एक अच्छा सोर्स है कि आप लोगों के ITR भर के एक इनकम, एडिशनल इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हो अपना। तो इनकम टैक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप कंपनीज का काम कर रहे हो, ROC वगैरह के कंप्लायंसेस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। AOC 4 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की से रिलेटेड जो फाइलिंग्स होती है कंपनीज में, बैलेंस शीट, P&L, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, कोई भी कंपनी की जो AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को AOC 4 जमा कराना होता है MCA 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये इसमें सारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फॉर्म में अटैच करके आपको जमा कराने होते हैं, तो इनका नॉलेज होना चाहिए अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो। MST 7A ये बेसिकली एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मंथली स्टेटमेंट है। MST 7 TDS जो आपने कॉन्ट्रैक्टर का या सब कॉन्ट्रैक्टर का काटा है, जनरली यूजुअली इस तरीके के जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट कंपनियां फाइल करती है, और 7A जो है वो एक एनुअल स्टेटमेंट है TDS के डिडक्शन का कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में, याद रखिएगा। DPT 3, अब ये आप समझिए ये एनुअल रिटर्न है कंपनीज के लिए, MCA के पोर्टल पर सालाना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है कंपनीज के केस में, DPT 3 याद रखिएगा, और 30 जून से पहले इसको जमा कराना होता है। और इसमें कंपनियां अपनी जो डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, इंटर कॉर्पोरेट्स बोरोइंग्स हैं, एडवांसेस हैं जो कस्टमर से लिए गए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, बैंक लोन्स हैं और अदर बोरोइंग्स की रिपोर्टिंग इसके अंदर जाती है। और DIR 3 KYC, कंपनियों के जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास डिन नंबर होते हैं उनको हर साल अपनी KYC अपडेट करनी होती है, तो उसके लिए ये भरा जाने वाला एक तरह से फॉर्म है। एवरी ईयर ये फाइल होता है, हर डायरेक्टर को अपनी KYC 30 सितंबर से पहले अपडेट करनी होती है, और उस केस में उसका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट, DSC और ये सारी चीजें उसको सबमिट करनी होती है KYC के रूप में। और ये पहली बार जब करते हैं तब इसको अटेस्टेशन जरूरी होता है CA, CS या CMA से। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट एवरी पार्ट यहाँ पर कवर किए हैं जो आपको एक सीनियर अकाउंटेंट के इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हैं अगर आपने इसकी तैयारी की है तो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो हायर अकाउंटिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर, GST, TDS, एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स हो, और या ROC की कंप्लायंसेस हो, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप एक बड़ी जॉब में जाना चाहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे जो आपको सीखने हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। थैंक यू सो मच।